वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉगस स्टार्ट करा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एनालॉगस सिस्टम के बारे में क्या होता है सिस्टम और इसमें हमें क्या पढ़ना है वो बताया था। इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें पहले से ही पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें आरएलसी कंपोनेंट है तो उनकी इक्वेशन क्या होती है, तो वो स्टार्ट नहीं करा था, बल्कि मैकेनिकल सिस्टम से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एनालॉगस हमें पढ़ना है उसमें मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम में कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, और जो दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, दोनों में ही कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, दोनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वहां पे बताई थी। और उसके बाद ये बताया था कि जब हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें फोर्स को बताया था, रोटेशनल में टॉर्क को बताया था। टॉर्क और फोर्स की आपस में क्या एनालॉजी होती है, इसका मतलब अगर कहीं पर टॉर्क लिखा हुआ है कहीं पे फोर्स लिखा हुआ है, अगर हमें टॉर्क को फोर्स से क्या करना है, रिप्लेस करना है, कहीं पे शो करना है, तब हम टॉर्क और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, वो चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम क्या देखेंगे, मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम और मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उससे पहले जैसे हमने क्या चीज देखी थी, एनालॉजी देखी थी किस किस के बीच में, फोर्स और टॉर्क की, तो वो मैकेनिकल में ही थी कि अगर मैकेनिकल सिस्टम ही हो, एक जगह ट्रांसलेशनल सिस्टम है एक जगह मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम, तब टॉर्क और फोर्स में क्या एनालॉजी होती है वो हमने देख ली थी। आज हम पहले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एनालॉजी देखेंगे, उसके बाद मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम करेंगे कि अगर हमें मैकेनिकल सिस्टम दिया गया है और उसकी मॉडलिंग करनी है या वहां पे फोर्स और वोल्टेज एनालॉजी लिखनी है या फोर्स और करंट एनालॉजी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इक्वेशन लिख लेते हैं, वैसे ये सबको पता होंगी, फिर भी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या उनकी इक्वेशंस होती हैं वो चीज हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स देखते हैं हम, आर एल सी, ये तो एलिमेंट होते हैं, दो सोर्स होते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या हमारा करंट सोर्स होगा। यही पांच चीजें हम किसी भी सिस्टम में बनाते हैं। अब सिस्टम भी दो तरीके से कनेक्ट रहते हैं, हमारे सिस्टम हमारे क्या रहते हैं, दो तरीके से कनेक्ट रहते हैं, या फिर जब हम लॉ पढ़ते हैं इसमें कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए हम दो इक्वेशंस पढ़ते हैं, या तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। एक में हम क्या कर देखते हैं कि पूरे सर्किट में जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो क्या रहती हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, या उस वोल्टेजेस के थ्रू जितना भी ड्रॉप है वो कितना रहता है, जीरो रहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, और जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। सेकंड हम कौन सा देखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो या तो हम करंट के टर्म में इक्वेशन देखेंगे या वोल्टेज के टर्म में। तो पहले हम करंट के टर्म में अगर इक्वेशन देखते हैं तो क्या होता है, ये देखो, अगर एक हम पे रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा है, इंडक्टर भी लग रहा है और कैपेसिटर, और यहां हमने लगाया वोल्टेज सोर्स, ये है वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, आई। ये हमने शो करके दिखा दिया। अब यहां पर अगर हम केवीएल लगाएं तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, V इज इक्वल्स टू, अब जिसके क्रॉस जितना जितना ड्रॉप हुआ है उसकी उतनी उतनी वोल्टेज के हमने लिख लिया, इसके क्रॉस ड्रॉप है VR, इसके क्रॉस VL और इसके क्रॉस VC, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC। VR कितनी होगी, I इंटू R। V के क्रॉस जो रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है उसे हम कितना लिख देते हैं, IR। इंडक्टर के क्रॉस जो हमारा ड्रॉप होता है उसे कितना लिखते हैं, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, V इज इक्वल्स टू L DI बाई DT। ये हमारे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होती है। यहां से अगर हम करंट निकालें इंडक्टर के क्रॉस, तो इंडक्टर के क्रॉस करंट कितनी आ जाएगी, अभी हमें वोल्टेज चाहिए तो अभी हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल वोल्टेज लिख देते हैं। जब करंट लिखनी होगी तो करंट लिख लेंगे, L DI बाई DT, ये वैल्यू लिख ली। VC कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होती है,
कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होती है I इज इक्वल्स टू सी dV बाय dt। अगर करंट ये है I इज इक्वल्स टू सी dV बाय dt किसकी, इंडक्टर की, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी अगर V निकालना है इंडक्टर की, तो इंडक्टर की कैपेसिटर की वोल्टेज होती है, कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होती है 1/c इंटीग्रेशन I dt। इंडक्टर के करंट कैपेसिटर के करंट को C से शो करना है तो C से शो कर सकते हैं, या नॉर्मल I लिखना है क्योंकि यहाँ सारी चीजें सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है, तो आई सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, I ही होगा, तो यहाँ C लिख लेते हैं, यहाँ हम नॉर्मल I लिख लेंगे। 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, सीरीज में अगर कोई हमारा कौन सा सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, उस कंडीशन में वोल्टेज की ये इक्वेशन होती है, ये हमें याद रखनी है। अभी हम फोर्स एनालॉजी में भी क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो ये V इज इक्वल्स टू सीरीज में वैल्यू आ गई। अब यहीं पर अगर हम पैरेलल कनेक्शन देखें, यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन को भी पैरेलल कनेक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहां अगर हमें इसी सीरीज को सेम किस में करना है, पैरेलल कनेक्शन में करना है, तो हम क्या भी कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स कर दो और जितने भी ये एलिमेंट है आर एल सी सब एलिमेंट को किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो, या फिर अलग से यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। आर एल सी, यहाँ मेन करंट हो गई आई, इसमें जो करंट गई आई आर, आई एल, आई सी। फिर केसीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, देन आई इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होती है वो क्या होती है, इसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज दिए कितनी V, अगर हमें कॉमन वोल्टेज जो है वो कितनी दे रखी है V, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, तो सबके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पर कितनी होगी, V होगी, तो आई आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय आर। तो ये वैल्यू हो गई आई आर की। आई एल इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहां से आई एल निकाल लेंगे, ये तो हमारा था वी एल, आई एल इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी, ये वैल्यू आ गई। वन बाय एल इंटीग्रेशन वी एल डी टी, वी सबके क्रॉस क्या है यहाँ सेम है, तो वी एल की जगह हम कितना लिख सकते हैं, केवल वी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम वोल्टेज पैरेलल में। आई सी कितना होता है, सी डी वी बाय डी टी, यहाँ भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी सी है उसे हम कितना लिख सकते हैं, सेम वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी, करंट की इक्वेशन, किसमें, पैरेलल सर्किट में। अब इन्हीं का कंपेयर हमें किससे करना है, अगर मैकेनिकल सिस्टम से अगर इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या चीज लगी होती है, एक डैम्पर होता है, एक स्प्रिंग रहती है और एक मास रहता है। इन्हीं चीजों से हमारा क्या बना था, फोर्स बना था। तो अगर हम कोई एक सिस्टम बनाए और उसमें ये तीनों चीज लगा दें, अभी नॉर्मल एक सिस्टम बना रहे हैं, ये रेफरेंस एक वॉल ले ली और यहाँ पर हमने क्या चीज बना दी, नॉर्मल सिस्टम, जिसमें तीनों चीज लगा दी, डैम्पर भी यहाँ पर लगा देंगे और स्प्रिंग भी यहाँ लगाएंगे,
इस तरीके से हम यहाँ तीनों चीजों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया मास m, जिसे हमने शॉर्टकट में लिखा था, ये हो गया मास m। यहां पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, डैम्पर, डैशबोर्ड जिसे लिख सकते हैं, तो इसका कांस्टेंट हो गया d, मास का कांस्टेंट हो गया m, और यहाँ एक क्या कनेक्ट कर देते हैं, अगर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, इसका कांस्टेंट हो गया k। अब यहाँ पर अगर कोई एक फोर्स लगा हुआ है कि मेन कोई फोर्स हमारा यहाँ पर F लगा है, यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स F, ये मेन फोर्स यहाँ लग गया। अब इसमें फोर्स F लगाने में अगर क्या कहें कि कितने का डिस्प्लेसमेंट होता है, dx का डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स x लगाने पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने का होता है, dx का यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उस कंडीशन में क्या कहा था कि अगर किसी भी चीज पे, चाहे रोटेशनल सिस्टम हो या हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम हो, फिलहाल अभी ये कौन कैसा सिस्टम है, ट्रांसलेशनल सिस्टम है, इसमें हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर क्या होगा, एक मास के अंदर भी क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा जो इसे वापस अपनी पोजीशन में लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं। ऐसे डैम्पर है, डैम्पर में भी क्या होगा, विस्कस फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से इसके भी अपोजिट में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग भी अपनी जगह वापस आने की कोशिश करती है, तो उसमें भी एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे ये वापस अपनी तरफ आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर फोर्स होता है जिसे हमने क्या कहा था, F = ma। यहाँ पर जो फोर्स था F = k × d, डैम्पर में जो फोर्स था F = d × v, यहाँ k × x और यहाँ d × v, तीन तरीके के फोर्स थे। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग दो लॉ यहाँ लग सकते हैं, एक बार न्यूटन्स लॉ से दिखाएंगे और एक बार यहाँ हम क्या भी लगा सकते हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी है, वो भी देखेंगे कि उससे क्या होगा। न्यूटन्स लॉ से क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे हमने जितना फोर्स लगाया है तो वो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। ये हमारा क्या होता है, न्यूटन्स लॉ होता है कि अगर क्या हो रहा है, किसी भी बॉडी पे क्या लग रहा है, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पर सेम, जितना फोर्स नीचे की तरफ इसमें लग रहा है उतना ही फोर्स इसके जस्ट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो वही चीजें हमने बताई है कि मास भी अपने अपोजिट एक फोर्स लगा रही होगी, स्प्रिंग भी अपोजिट एक फोर्स लगा रही होगी, डैम्पर भी अपोजिट फोर्स लगा रही होगी। तो टोटल फोर्स यहाँ कितने हो गए, F = टोटल फोर्स जो यहाँ पे हुआ वो क्या हुआ, मास की वजह से, डैम्पर की वजह से और स्प्रिंग की वजह से। यही न्यूटन्स लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगे हुए। तो अब तीनों फोर्स की हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। मास की जो फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, m × a। डैम्पर की फोर्स की वैल्यू कितनी थी, m × v। और स्प्रिंग की फोर्स की वैल्यू कितनी थी, d × v, d × v। स्प्रिंग की जो फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, k × x। अब यहाँ पर a हो गया, v हो गया, x हो गया। इसमें हमने क्या बताया है, ये तो नहीं बताया कितनी वेलोसिटी है, ये भी नहीं बताया कि कितनी यहाँ पर एक्सीलरेशन है, सिर्फ क्या बता रखा है, अगर dx डिस्टेंस से ये क्या होता है, शिफ्ट होता है, ये कंडीशन बताइए। तो पूरी इक्वेशन हम किस में बनाएंगे, dx की फॉर्म में ही यहाँ पर लिखेंगे। तो F = m, a को कितना लिख सकते थे, d²x/, dt², ये हम लिख सकते थे। ऐसे v को dx/dt, k को कितना लिख सकते हैं, x को नॉर्मल x। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, फोर्स की इक्वेशन हो गई। ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, करंट की इक्वेशन हो गई। और लास्ट वाली जो इक्वेशन थी वो किसकी इक्वेशन हो गई, वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। यहां से हमारी किसकी आई है इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन यहां से निकली है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें क्या बनाना है, फोर्स और वोल्टेज एनालॉजी बनानी है। चाहे हम यहां से बनाएं या आगे अभी हम क्या पढ़ लेंगे, एक और चीज अगर देखेंगे, एक प्रिंसिपल और होता है, उस प्रिंसिपल से भी देखेंगे तब भी वैल्यू क्या निकलेगी, सेम ही निकलेगी। अगर हम क्या देख रहे हैं, फोर्स और वोल्टेज एनालॉजी,
फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या करना है कि कोई भी अगर हमें सिस्टम दिया है मैकेनिकल, उस मैकेनिकल सिस्टम को अगर हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में शो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मैकेनिकल सिस्टम में जितने भी हमने टर्म पढ़ी है कोफिशिएंट, उनके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कोफिशिएंट कितने होते हैं, एक तो वो हमें पता होनी चाहिए, और मैकेनिकल में जो डायग्राम बन रहा है इलेक्ट्रिकल में वो डायग्राम कैसे बनेगा ये चीज हमें पता होनी चाहिए। वही हम किस में पढ़ते हैं, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में पढ़ते हैं। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में हमें जो डायग्राम या इक्वेशन यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, सीरीज वाली, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन हमने किस वाले डायग्राम में बनाई थी, सीरीज डायग्राम में बनाई थी। तो इसके लिए एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ चार्ट बना लेंगे। एक तरफ इसमें फोर्स की टर्म लिख लो कि अगर फोर्स में टर्म लिखी है तो क्या हो सकती है, दूसरी तरफ वोल्टेज कि अगर वोल्टेज की टर्म लिखी है तो इसमें क्या क्या टर्म यहाँ पर लिखी हो सकती है। फोर्स में हमने कौन कौन सी टर्म यहाँ पर देखी, सबसे पहले तो मेन फोर्स ही था, तो मेन फोर्स वाले को चाहे यहाँ पर लिखो या यहाँ लिखो, फोर्स और वोल्टेज में V। इसके बाद फर्स्ट टर्म क्या था, मास। एक हमने चीज क्या देखी थी, पीछे इक्वेशन देख लेते हैं। मेन फोर्स था, उसे हमने वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया। मास है, एक्स है, डी है, ए भी है, वी भी है, ये सारे टर्म यहाँ पर है। मेन मेन जो टर्म पहले दिख रहे हैं वो देख लेते हैं, एम, एक्स, डी एंड के। मास एम, सेकंड डैम्पिंग कांस्टेंट या विस्कस कांस्टेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट कोफिशिएंट डी, थर्ड स्प्रिंग कोफिशिएंट के, फोर्थ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्स। फिर बाकी जो और चीजें बची वो यहाँ देखेंगे, क्या है, वेलोसिटी। और अभी ये ट्रांसलेशनल की बात हो रही है, यहाँ रोटेशनल वाली टर्म नहीं है। रोटेशनल वाली टर्म के लिए सिर्फ सारी चीजों में एंगुलर एंगुलर आ जाएगा। और 6 यहाँ पे टर्म है एक्सीलरेशन। ये टर्म यहाँ पर आ गई। अब इसे कंपेयर करनी है, दोनों इक्वेशन लिखनी है, और दोनों इक्वेशन को पहले ये वाली इक्वेशन लिख लो, F इज इक्वल्स टू m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस d dx बाय dt प्लस k इंटू x। ये हो गई फोर्स की। सेम ऐसे ही वोल्टेज की लिख लेंगे, v इज इक्वल्स टू, इसी के ही नीचे सेम सेम टर्म लिखते रहो, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, नॉर्मल वाले के नीचे नॉर्मल वाली टर्म लिखनी है। ये वाली इक्वेशन है आई आर एल डी आई बाई डी टी और इंटीग्रेशन। ये इसमें इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, आई कॉमन है। इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, आई। और ऊपर वाली इक्वेशन में पूरे में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। उसमें तो है एक्स डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, इसमें हमारा क्या कॉमन है, आई करंट कॉमन है। लेकिन
ऊपर वाली पूरी इक्वेशन हमारी किस में है, किसके टर्म में है, डिफरेंशियल के टर्म में है। ऊपर वाली पूरी इक्वेशन किसके टर्म में है, डिफरेंशियल के टर्म में है। लेकिन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें एक टर्म तो डिफरेंशियल में है, di/dt। लेकिन अगर इसमें दूसरी टर्म देखें, दूसरी टर्म हमारी कौन सी है, इंटीग्रेशन वाली, आई वहां पे इंटीग्रेशन में है, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में आई किस में है, डिफरेंशियल में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ आई को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर इसे डिफरेंशियल में चेंज करना है तो पूरी इक्वेशन का हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन का पहले क्या ले लेते हैं, डिफरेंशियल ले लेते हैं। अगर ये हम लेते हैं तो यहाँ कितनी टर्म आएगी, यहाँ पर आई की जगह अगर हम यहाँ डिफरेंशियल लेते हैं पूरी इक्वेशन का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, r di/dt प्लस l di² dt प्लस 1/c। इंटीग्रेशन से अब ये यहाँ पर हट जाएगा, इंटू आई ऑफ टी। ये इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये पूरी टर्म डिफरेंशियल वाली और जो सेम ऊपर वाली इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या हो चुकी हैं, अब सेम इक्वेशन बन चुकी है। वो पूरी फोर्स की और ये पूरी हमारी डिफरेंशियल में करंट की, यहाँ करंट सेम और ये सेम। अब हम क्या करें, अगर सेकंड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। एक तरीका इसका और था, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था 1/c को हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। अभी हमने सिर्फ 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई dt कर लिया। यहाँ हम क्या भी लिख सकते हैं, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई dt है। तो जैसे किसी का इंटीग्रेशन होता है, इसे ओपन करते हैं तो प्लस में भी टर्म कुछ एक्स्ट्रा जाती है, वो भी लिखते हैं। तो वो अभी हमने सिंपल बिल्कुल समझाने के लिए एक्स्ट्रा प्लस वाली टर्म यहाँ पर नहीं लिखी। अब इसे कंपेयर करो, स्क्वायर वाली को स्क्वायर से, नॉर्मल वाले को नॉर्मल से, विदाउट कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से। अगर इसमें क्या कहा है, अगर फोर्स वोल्टेज के इक्वल है, जिस कंडीशन में हमारा फोर्स किसके इक्वल है, अगर वोल्टेज के इक्वल है, तो सबसे पहले तो हमने क्या कंपेयर करा कि इसमें जो सेम कोफिशिएंट आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, आई के आ रहे हैं। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा x, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो किसके इक्वल आ रहा है, करंट के। तो इसे फर्स्ट नंबर पे भी लिख सकते थे। फर्स्ट नंबर पे हम किसे लिख सकते हैं, इस वाले को, डिस्प्लेसमेंट को, कि अगर फोर्स वोल्टेज के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट हमारा करंट के इक्वल आ रहा है। अब सारे कोफिशिएंट भी इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मेजर हो जाएंगे। तो अगर हम स्क्वायर वाला देखें, d²x/dt², तो di²/dt², तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है, l और m। तो यहाँ पर जो मास है वो इलेक्ट्रिकल में हम मास को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंडक्टर्स। तो जो हमने इंडक्टेंस दिखाया है L, वो क्या है, मास। तो फोर्स वाले में जहां डायग्राम में मास लिखा हुआ होगा, हम जब इलेक्ट्रिकल वाला डायग्राम बनाएंगे तो मास वाली जगह पर हम उसे किससे शो कर देंगे, इंडक्टर से शो कर देंगे। ऐसे डैम्पिंग कोफिशिएंट D है, वो dx/dt के साथ है, और di/dt के साथ क्या है, R। तो रेजिस्टेंस दिखा देंगे हम कि जहां पर डैम्पिंग या डैम्पर लग रहा होगा, वहां पर हम क्या बना के दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस बना के शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग कोफिशिएंट। स्प्रिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो ये कितना आएगा, 1/c कैपेसिटेंस से। तो ये कैपेसिटेंस 1/c, या फिर इसे c लिखो और यहाँ कोफिशिएंट को कितना लिख सकते हैं, 1/k, कि कोफिशिएंट 1/k है और कैपेसिटेंस कितना शो कर सकते हैं हम यहाँ पर, c। कोफिशिएंट को यहाँ पर इसे किससे लिख दो, 1/k से अगर लिख रहे हो तो यहाँ इसे किससे शो कर सकते हो कि ये हमारा कितना होगा, कैपेसिटेंस c। चाहे 1/c और k लिख दो या 1/k c, कुछ भी चीज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी, ये चीजें तो हम यहाँ से निकल के आ गई। अब ये जो बनेंगे ये इन्हीं फैक्टर से बन सकता है कि जो वेलोसिटी होता है वो dx/dt होता है। वेलोसिटी हमारा कितना होता है, dx/dt। तो यहाँ पर di/dt होगा, यहाँ पर जो टर्म आएगी वो क्या आएगा, di/dt या I/t। तो di/dt या dx/dt,
ये टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x की जगह ये चीज यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट एसिलरेशन है, एसिलरेशन कितना है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, एसिलरेशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, तो एसिलरेशन को हम कितना लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आई बाय डी टी, ये वाली टर्म, ये एसिलरेशन है ना, तो डी आई स्क्वायर बाय डी टी को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, फोर्स एंड वोल्टेज एनालॉजी। एक बार इस वाले को पूरे को नोट कर लो कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, फोर्स एंड वोल्टेज एनालॉजी को यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्या अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं भी चेंज करना चाहता है, तो उस कंडीशन में हम इस वाली इक्वेशन में भी एक टर्म, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को भी हम किस में बना सकते हैं, इंटीग्रेशन में बना सकते हैं। अगर इस पर वाली इक्वेशन का क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, ऊपर वाली इक्वेशन का अगर क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, तो देखो एक इंटीग्रेशन लोगे, एक टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म पूरी खत्म हो जाएगी और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तब भी अगर कंपेयर करोगे तो के किससे ही होगा, 1/c से ही यहाँ कंपेयर होगा। तो यहाँ पर चाहे इसका डिफरेंशियल लिया या इसका इंटीग्रेशन लेते, कुछ भी करते, वैल्यूज फोर्स वोल्टेज की यही निकल के आती। तो इस वाली इक्वेशन को ढंग से देख लो, ये जो फोर्स वोल्टेज वाली है, इसके बाद हम करेंगे फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज हो गया है, फोर्स हमने देख लिया, मास देख लिया, इन दोनों को लिखो या मत लिखो चल सकता है, बाकी सारे जरूर लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फोर्स करंट। अच्छा, इसमें एक चीज और बताते हैं कि जैसे यहाँ सारी इक्वेशन क्या कहा था कि हमने यहाँ ऐड करके नहीं दिखाया कि आगे इसमें क्या होता है, ये ऐड करके नहीं दिखाया। अब हमें पता है Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। जैसे कोई हमने इक्वेशन मास की पढ़ी थी या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या देखा था, जब फोर्स लगाते थे तो डिस्प्लेसमेंट होता था। यही होता है जब हम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो फोर्स लगाने पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो वोल्टेज लगाने पर उसमें क्या जनरेट होती है, चार्ज, करंट फ्लो होती है। लेकिन करंट रियल में है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम किसको डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं करंट को। तो इसलिए इसमें जहां जहां जैसे डी आई बाई डी टी है, इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, क्यू की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। डी आई बाई डी टी हर जगह जहां पर है, इसे हम किसके टर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू की टर्म में भी। या फिर जैसे यहाँ क्यू इज इक्वल्स टू है, तो डी क्यू अपॉन डी टी लिखें तो वो हमारी टर्म क्या आ जाती है, आई आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ आई की जगह डी क्यू बाई डी टी भी कर लेती हूँ, अगर आई की जगह मैं क्या कर देती हूँ, डी क्यू बाई डी टी, तो भी पूरी इक्वेशन देखो, ये इंटीग्रेशन फिर हटाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। एक तरीका और यहाँ पर बता देते हैं, ये भी ठीक है जो इस टाइम लिख रखा है, कोई ये मत समझना कि ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरी टर्म और यहाँ पर बताते हैं एक, कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि इसमें हमने किस तरीके से डिफरेंशिएशन करा है या इंटीग्रेशन करा है। अच्छा, इनटू ये, और अगर हम इसे ऐसे लिख लें, v इज इक्वल्स टू आई की जगह हम कितना लिखें, डी क्यू बाई डी टी अगर लिख लें इसकी जगह, तो r इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस l इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी आई की जगह, तो डी से डिफरेंशियल, टी से डी टी से कट गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। अब इसे भी कंपेयर कर लो, तब भी देखो m और r से
एम और एल सेम आ रहे हैं, डी और आर सेम आ रहे हैं, एम और एल सेम है, डी और आर एक दूसरे के एनालॉगस है, 1/k और सी, 1/k और सी या 1/c और k कुछ भी कह दो एनालॉगस है। बस डिस्प्लेसमेंट की जगह तब यहाँ करंट नहीं होगा। अगर इक्वेशन से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से हमें यहाँ किससे रिप्लेस करना है, करंट को अगर यहाँ हमें रिप्लेस करना है तो करंट को रिप्लेस करने की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन से इसे कितना लिख सकते हैं, चार्ज क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सारी टर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन को किसी ना किसी टर्म में लिखना है, ये उस कंडीशन में बता रहे हैं कि यहाँ हम कितना भी लिख सकते हैं, चार्ज क्यू भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते थे, उस इक्वेशन से हम आई की टर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें हमने क्या करा था, इंटीग्रेशन करा था। यहाँ विदाउट इंटीग्रेशन करे हम इसे चार्ज लिख सकते हैं। अब अगर वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी कितनी है, dx अपॉन dt, तो यहाँ पर dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt कितना है, I है, तो वेलोसिटी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, करंट I लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन में हमें दोनों, अब वेलोसिटी को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ करंट I लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन कितना आएगा, I स्क्वायर आएगा, तो उसे और लिखने की नीड नहीं है, I स्क्वायर आएगा या d स्क्वायर क्यू बाई dt स्क्वायर आएगा। तो ये प्रॉपर एक डायग्राम बन गया जिसमें चार्ज और करंट भी हमने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने कौन सी टर्म भी बता दी है, चार्ज और करंट भी यहाँ पर शो कर दिए। तो ये कौन सी एनालॉजी हो गई, फोर्स एंड वोल्टेज एनालॉजी। अब अगर हम पे मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें दिया हुआ है फोर्स के टर्म में, मतलब कि मैकेनिकल टर्म में कोई क्वेश्चन दिया है और कहा इसे इलेक्ट्रिकल में बदलो, तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फिगर जो हमने फोर्स वाली बनाई है उसे कौन सी फिगर में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल वाले कंपोनेंट जितने भी हैं, m की जगह l, d की जगह r, x है तो q करना, v है तो i करना, वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखी है तो i कर देना, और अगर x की टर्म में दिया है तो q कर देना। ये स्टैंडर्ड हो गया तो स्टैंडर्ड वाला कर लेना, वरना ये वाला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई वाला भी लिख सकते हैं, पर जिसे इक्वेशन बनानी आएगी वो आई वाला डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की डेफिनेशन भी लिखनी है तो सेम जैसे केवीएल होता है, केवीएल, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो हम फोर्स का डायग्राम बनाएंगे वो कौन से लॉ से बनाएंगे, केवीएल वाले लॉ से ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कोई क्वेश्चन अब देख लेते हैं एक बार, अगर कोई क्वेश्चन फोर्स वोल्टेज का, कि कैसे फोर्स और वोल्टेज एनालॉजी को हम दिखा सकते हैं। ये एक सिस्टम दिया है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज दी है, x1 x2, ये फोर्स दिया है, इस वाले को x1 x2 कैसे, v2, यहाँ एक दूसरा क्या दिया, x1 डिस्प्लेसमेंट v1, ये क्वेश्चन दे दिया, और ये कहा है कि ये फोर्स का डायग्राम है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट द सिस्टम डायनामिक इक्वेशन एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम शॉन इन फिगर यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ये कहा है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बताओ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो इक्वेशन लिखी जाएंगी वो भी बताओ। तो सबसे पहले तो इसका कैसा डायग्राम बनाओ, फोर्स वाला ही बनाओ। फोर्स वाला जो इक्वेशन होगी, फोर्स वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाती है,
जो रेफरेंस दे रखा है ना, रेफरेंस ये दे रखा है, तो ऐसे अपना भी एक रेफरेंस बना लो, अपना भी एक क्या बना लो, रेफरेंस बना लो। और जहां की तरफ फोर्स लग रहा है उसे वैसे ही रहने दो। जितनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिन जिन जगह से क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतने ही यहाँ पर क्या बना लो, नोड बना लो। एक डिस्प्लेसमेंट के लिए एक नोड, दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरे नोड। ये हमने रेफरेंस ले लिया, ये रेफरेंस जो यहाँ बना रखा है ऐसे रेफरेंस ले लिया। दो नोड, दो डिस्प्लेसमेंट दिखा रखे हैं, दो ही हमने क्या बना लिए, नोड बना लिए। अब ये देखो कि किस किस नोड से किस क्या क्या चीज जुड़ी हुई है, टोटल उस नोड पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस नोड से क्या क्या चीजें कनेक्ट है, इस नोड से हमारा एक तो ये कनेक्ट है नीचे की तरफ जो M2 फोर्स लग रहा है, और ये जो F फोर्स लग रहा है, और जो D फोर्स लग रहा है ये इस नोड से कनेक्ट है। तो इस नोड से यही चीजें बना लो। क्या, एक तो इस पे ये जो मास कनेक्ट है M, ये हमने यहां बना लिया, यही तो है। इसमें देखो क्या कनेक्ट है, एक मास कनेक्ट है M, और यहां से क्या जुड़ा हुआ है, इस नोड पे क्या करना है हमें, जितने इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो x1 की वैल्यू है ना, ये दी होगी, या तो ऐसे दी होगी, देखो यहाँ पर डॉट डॉट करके, यहाँ नहीं दी होगी तो थोड़ी नीचे दे रखी होगी ऐसे, ऐसे यहाँ पे दे रखी होगी। तो उसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि ये तो नीचे लिखी हुई थी, ये वाली चीज तो ऊपर लिखी हुई थी, इसमें हमें क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, M1, यहाँ पर हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब इससे और क्या चीज कनेक्ट है वो यहाँ पर देख लो कि इससे हमारा और क्या चीज यहाँ पर कनेक्ट है। तो एक इससे जो टोटल फोर्स जुड़ा हुआ है वो कनेक्ट है, जो टोटल फोर्स है वो भी हमने क्या कर दिया, इससे कनेक्ट करता हुआ बना दिया। और इससे क्या चीज है, ऊपर वाला D कनेक्ट है, D भी तो इसी से कनेक्ट है, पर D कहाँ कहाँ कनेक्ट है, इस पे भी कनेक्ट है और इस पे भी कनेक्ट है। D हमारा कहाँ कहाँ कनेक्ट है, इस पे भी कनेक्ट है और इस पे भी कनेक्ट है। तो D हमारा ये बना दिया D। अब ऊपर वाले पे जाओ, ऊपर वाले पे हमारा क्या क्या कनेक्ट है, एक तो ये हमारा ये M1 कनेक्ट है और D कनेक्ट है। तो D तो हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले नोड पे, X1 वाले पे, ये X2 वाला है, तो D तो हमने कनेक्ट कर दिया। D के कनेक्ट करने के बाद ऊपर रेफरेंस से हमारा क्या कनेक्ट है, K स्प्रिंग कनेक्ट है, लास्ट में हमारी क्या कनेक्ट है, K स्प्रिंग कनेक्ट है। तो X1 से एक तो कनेक्ट है मास, ये मत भूलना M1 तो कनेक्ट ही है, और स्प्रिंग भी कनेक्ट है, और वो स्प्रिंग जाके किस पे कनेक्ट है, रेफरेंस पे। ये हमारा डायग्राम किसका बन गया, फोर्स एनालॉजी का बन गया। अब यहाँ पर फोर्स एनालॉजी को लिखने का क्या प्रिंसिपल है, यहाँ हम लगाते हैं डी एलम्बर्ट्स का प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी नोड पर, सेम जो डी एलम्बर्ट्स का प्रिंसिपल होता है ये हमारा मॉडिफाइड है न्यूटन्स लॉ का। न्यूटन्स ने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, मान लो किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बिल्कुल उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसकी वजह से वो चीज अपनी जगह पर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। एक इस तरीके से समझ लो, या कैसे भी इसे बता सकते हैं, जैसे हमने न्यूटन्स फोर्स लॉ तो पढ़ा ही हुआ है कि अगर हम कहीं पे दीवार पे अपना हाथ मारते हैं, या बंदूक से निकली हुई गोली वाला एग्जाम्पल होता है कि अगर हम बंदूक से ट्रिगर दबा के गोली निकलती है, तो गोली जिस फोर्स से आगे जाती है वो फोर्स पीछे की तरफ भी लगाती है, इसीलिए जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ भी क्या करती है, फोर्स लगाती है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए। तो ये न्यूटन्स लॉ है, सेम हमने न्यूटन्स वाला लॉ ही यहाँ पर लगता है, बस ये थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है डी एलम्बर्ट का। इसने क्या कहा है कि किसी भी बॉडी पर
या किसी भी नोड पर, उस बॉडी पर जितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स जो लगता है वो हमेशा इक्वल किसके हो जाता है, 0 के होता है। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे इससे फोर्स लग रहा है F नीचे की तरफ, लेकिन ये मास अपना फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, ये डैम्पर अपना फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, M1 का फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ। तो ये कहा है कि टोटल फोर्स F प्लस Fm2 प्लस Fd प्लस Fm1 प्लस Fk, टोटल फोर्स कितना होता है, इक्वल होता है 0 के। ये डीएलएम्बर्ट्स का प्रिंसिपल। न्यूटन ने क्या कहा था कि F इजिकल्स टू ये होगा, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये सेम ही है। न्यूटन ने F इजिकल्स टू ये कहा था, एलम्बर्ट ने F प्लस ये इक्वल टू 0 कहा है। जब हम लिखते हैं तो अब ये जो फोर्स सारे निकलेंगे ये माइनस में निकलेंगे, जब ये माइनस में निकलेंगे और इसके साथ ऐड करे जाएंगे और बराबर 0 के रखा जाएगा तो ऑलरेडी वो दूसरी तरफ जाके किसके हो जाते हैं, प्लस के ही हो जाते हैं। कहने का तरीका दूसरा होता है लेकिन इक्वेशन लिखने का तरीका बिल्कुल क्या होता है, सेम ही होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये रूल लगाएं, यहाँ पर अगर हम ये रूल अब लगाते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी कि किसी नोड पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, या जितना टोटल फोर्स होगा उसके बराबर वो यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पहले M2 की एक इक्वेशन लिख लो और फिर हम इक्वेशन किसकी लिखेंगे, M1 की लिखेंगे। M1 की अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे या M2 की लिखोगे तो क्या देख रहे हैं कि x2, यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है F, लेकिन जो x है x पे तो कोई फोर्स हमें नहीं दे रखा, तो इसलिए जब M2 वाली इक्वेशन लिखेंगे तो M2 वाली इक्वेशन में तो हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितने का लग रहा है, F का लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कितने का लग रहा है, F का लग रहा है, ये रहा। और ये फोर्स किस किस के इक्वल लग रहा है, कहाँ कहाँ ये फोर्स लगा रहा है, एक इधर और एक इधर, तो कितना फोर्स हो गया इस पे x2 वाले पॉइंट पे, F इज इक्वल्स टू M पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, M2 d स्क्वायर x2, यहाँ पर कितना d स्क्वायर x2 बाय dt स्क्वायर। तो ये तो मास के कारण फोर्स हुआ। अब आएगा डैम्पर के कारण फोर्स। अब ये डैम्पर पे x2 की वजह से भी फोर्स है और x1 की वजह से भी फोर्स है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होगा, x1 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो टोटल यहाँ पर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, d इंटू, हमेशा जिसकी तरफ से जिधर की तरफ लग रहा हो वो देखते हैं। जैसे M2 अभी हम D पे M2 की वजह से निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 आएगा, जब D पे x1 की वजह से निकालेंगे तो x1 माइनस x2 आएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब हम M2 में जो फोर्स लग रहा है M2 फोर्स की वजह से निकालेंगे तो M2 फोर्स में कितना आ जाएगा, नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पर कर देंगे। इक्वेशन चाहे वोल्टेज की टर्म में लिखो, इक्वेशन चाहे x1 के टर्म में, क्योंकि हमें x1 भी दे रखा है और हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है। यहाँ हम d स्क्वायर dx2 बाई dt लिखा है, जैसे यहाँ हम dv बाई dt भी लिख सकते थे, किसकी टर्म में भी यहाँ पर हम लिख सकते थे, वोल्टेज की टर्म में भी यहाँ पर हम लिख सकते थे। ठीक है, अभी हम यहाँ किस पे लिख रहे हैं, M1 का लिख रहे हैं, तो M1 में हमारा क्या आएगा कि M1 जब यहाँ वाला देख रहे हैं M2 वाला तो x2 माइनस x1 आएगा, तो d x2 माइनस x1, तो ये इक्वेशन हो गई। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, M2 d स्क्वायर v2, v की टर्म में लिख रहे हैं तो स्क्वायर की जरूरत नहीं, dv बाय dt प्लस d v2 माइनस v1, और लिखा है। ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम इसके क्या हो सकता है, लिख सकते हैं, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन लिख लो या नीचे वाली। ये हमारी किसकी टर्म में है, वेलोसिटी की टर्म में है, और ऊपर वाली हमारी किसकी टर्म में है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें m1 की भी लिखनी है, तो अगर m1 की लिखेंगे, m1 पे तो देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना F, तो 0 इज इक्वल्स टू एक यहाँ वाला फोर्स, एक डैम्पर वाला, टोटल फोर्स देखने हैं, ये वाला ये वाला ये, जैसे किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, किसी जंक्शन पे कोई नोड है, हमें कोई नोड दे रखा है, नोड के अराउंड सारे फोर्सेस देखेंगे,
नोड के अराउंड जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। वही लो हमने यहाँ लगाया है, वही लो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ चाहे f प्लस करके लिख लेंगे इक्वल टू 0, फिर ये वाले सारे साइन किस में लेने पड़ेंगे, माइनस में। हम पहले ही इसे f इजिकल्स टू लेके यहाँ पर चल रहे हैं, तो 0 इजिकल्स टू d। अब इस नोड से देख रहे हैं ना, तो ये नोड माइनस ये आएगा, तो d v1 माइनस v2, चाहे x1 माइनस x2, अगर d बाय x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, प्लस m1 dv1 बाय dt, प्लस स्प्रिंग का k इंटू v1। एक इक्वेशन ये हो गई है, एक इक्वेशन ये हो गई है। ये x2 नोड पे, वो x1 नोड पे, ये दो इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर बन गई है। तो ये किसकी हो गई, फोर्स एनालॉजी। ये कौन सी एनालॉजी है, फोर्स। इसी से ही अब हमें क्या बनानी है, करंट। तो अब इस डायग्राम का तो कोई यूज नहीं है अगर हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है। अभी वोल्टेज वाली बनाते हैं करंट, इसकी फोर्स की। मैकेनिकल सिस्टम को अब चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इस मैकेनिकल सिस्टम को अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चेंज करना है तो m किससे रिप्लेस होता है, l से, और d m रिप्लेस था l से, d r से, और 1/k c से। तो यहाँ पर फोर्स रिप्लेस करना है किससे, वोल्टेज से। तो फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वोल्टेज से। इसके बाद जब भी सीरीज होता है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में, एक चीज याद रखनी है, जब भी सर्किट, क्योंकि यहाँ सीरीज में होता है फोर्स वोल्टेज में, तो सीरीज चीजों को पैरेलल में कर दो, पैरेलल वाली चीजों को सीरीज में कर दो। क्या करना है, सीरीज वाली चीजों को पैरेलल में, पैरेलल वाली चीजों को सीरीज में। तो m2 हमारा किस में है, पैरेलल में है, तो m2 किस में हो जाएगा, सीरीज में। m2 को किससे रिप्लेस करते हैं, l से, तो m2 है तो l2। d सीरीज में है तो सीरीज वाली चीज किस में जुड़ जाती है, पैरेलल में। और d को रिप्रेजेंट किससे करना है, r से, तो d को रिप्रेजेंट कर दिया हमने r से। फिर m1 आया पैरेलल में, तो पैरेलल वाली फिर चीज को फिर से किस में करना है, सीरीज में। और k भी हमारा किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल वाली चीज को किस में करना है, सीरीज में। k हमारा क्या है, कैपेसिटेंस। वन बाय सी L1, खाली k है, k1 दे रखा होगा तो C1 लिख देना। अगर खाली k दे रखा है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, केवल C यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया किसका डायग्राम, करंट का डायग्राम, यहाँ पर वोल्टेज का डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम यहाँ पर बन गया। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट का यहाँ डायग्राम बन गया। चाहे तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला, या इसमें लूप लगाकर, कौन सा, यहाँ पर भी KVL या KCL में से नोड वाला कोई भी रूल लगा के इक्वेशन लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये वाली टर्म से लिख सकते हैं। F इजिकल्स टू कितना है, V से। M2 को किससे रिप्लेस करा, L2 से। V किससे रिप्लेस होता है, करंट से, तो L2 di2 बाय dt प्लस R i2 माइनस i1, एक इक्वेशन। नेक्स्ट 0 इजिकल्स टू R i1 माइनस i2 प्लस L1 di1 बाय dt प्लस 1 बाय c i। ये यहाँ पर पूरी इक्वेशन हो गई। इस वाले लूप की i1 करंट मानी होगी, इस वाले लूप की क्या करंट मानी होगी, i2 करंट यहाँ पे मानी होगी। अगर यहाँ लूप लगाएं भी, देखो यहाँ लूप लगाओ, तो v इजिकल्स टू L2 di2 बाई dt R i2 माइनस i1। जब यहाँ से देखेंगे तो i2 माइनस i1 होगा। दूसरा लूप यहाँ लगाओ, जब दूसरा लूप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ वाले लूप की क्या होगी, अब लूप ऐसे चल रहा है तो R i1 माइनस i2 प्लस L1 di1 बाई dt प्लस 1 बाय c इंटू i। यही चीज यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर क्या चीज यहाँ रह गई है,
अच्छा V1 कितना लिखा था वहां पर, ये देखो I इज इक्वल्स टू कितना है, dq/dt है, ये वाली चीज यहाँ पर देखना, k की टर्म में जब लिखा था तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इज इक्वल्स टू होता है x, k इज इक्वल्स टू कितना होता है x, और x अगर लिखना है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन के टर्म में लिखते हैं v के टर्म में, यहाँ आता है k इंटू एक्स, यहाँ तो आता है k इंटू एक्स, लेकिन पूरी इक्वेशन क्योंकि हमने किस में बनाई है, v में बनाई है, तो जो हमारा v होता है वो होता है dx/dt, तो अगर हमें x निकालना है तो x होगा v ऑफ dt, तो यहाँ क्योंकि k इंटू एक्स आता है तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो उसी से कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ i dt। अब ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ i, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा कितना करंट होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ i dt, कहाँ से पीछे से, यहाँ भी हमने देखा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो हमारा कितना आएगा, c dv/dt, ये आएगा करंट की वैल्यू, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ i dt होती है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ i dt, यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी। तो ये तो हमारी कौन सी एनालॉजी आई है, फोर्स एंड वोल्टेज एनालॉजी। नेक्स्ट अगर इसी में हम करेंगे तो नेक्स्ट हम और कौन सी एनालॉजी कर सकते हैं, जैसे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है वैसे ही सेम होती है फोर्स करंट। जैसे फोर्स वोल्टेज है ऐसे ही हमारी कौन सी एनालॉजी भी होती है, फोर्स करंट एनालॉजी भी होती है। फोर्स करंट एनालॉजी में हमें क्या करना है, सेम फोर्स का तो वही वाला डायग्राम बनाना है, इसका मतलब मैकेनिकल सिस्टम का तो सेम डायग्राम बनाना है, जो भी मैकेनिकल में हमने देखा था वही रहेगा, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, करंट की फॉर्म चेंज करनी है। तो यहाँ पर हमें ये फोर्स का यही डायग्राम रखना है, अब हमें करंट के टर्म में इसे लिखना है, फोर्स वाले को करंट के टर्म में। तो देखो करंट की जो हमने ये इक्वेशन बनाई है I इज इक्वल्स टू, ये पूरी किसके टर्म में लिखी है, वी के टर्म में लिखी है, v/r v dt c dv/dt, इसे अब कंपेयर यहाँ से सेम इक्वेशन से ही करना है, इस वाली इक्वेशन से ही इसको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा इसको। अब चेंज क्या चीज करनी है, अब जो हमारा फोर्स है वो फोर्स हमारा किससे चेंज हो गया है, करंट से चेंज हो गया है, फोर्स को हमने किससे चेंज करा है, करंट से चेंज करा है। सेम वहां वेलोसिटी को किससे चेंज करा था, फोर्स को चेंज करा है करंट से, वेलोसिटी को करा था किससे, करंट से पीछे वाले में, यहाँ वेलोसिटी को कर देंगे वोल्टेज से और फोर्स को कर देंगे करंट से। तो इसलिए इस वाली इक्वेशन को फिर से किस में बनाओ, यहाँ पर क्योंकि एक टर्म किसकी आ रही है, इंटीग्रेशन की आ रही है, ये भी कह सकते हैं, तो या तो इस वाली टर्म में कोई इंटीग्रेशन में लाना पड़ेगा या यहाँ से इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा, या फिर इसमें इस वाली टर्म को क्या करो, dv में चेंज कर दो, तो m dv/dt प्लस d इंटू v प्लस k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी dv/dt में आ गई है, मतलब v की टर्म में ये इक्वेशन आ गई है हमारी। ये इक्वेशन हमारी इंटीग्रेशन के टर्म में आ गई है और यहाँ भी इंटीग्रेशन वाली टर्म आ गई है, तो एक हमारी कांस्टेंट टर्म, यहाँ एक कांस्टेंट टर्म, एक dv/dt की, यहाँ पे भी हमारी dv/dt आ गई, ये dv/dt, और ये यहाँ वाला जो v है ये वेलोसिटी है, यहाँ वाली v जो क्या है वो क्या है, वोल्टेज है। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या, अब फोर्स करंट एनालॉजी लिखोगे,
जैसे पहले लिखी थी हमने यहाँ फोर्स वोल्टेज, अब यहाँ पर क्या लिखनी है, फोर्स करंट। एफ की जगह कितना लिखना है, आई, चाहे यहाँ लिखो या एक अलग से पॉइंट डाल के नीचे लिख सकते हो। यहाँ भी फोर्स करंट है। ये रहा। अब इक्वेशन दोनों चाहे यहीं लिख लो इस पेज पे या यहाँ से कंपेयर करते रहो। यहाँ आई इज इक्वल्स टू कितनी है, वी बाय आर, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर प्लस 1 बाय एल वी ऑफ डी टी प्लस सी डी वी बाय डी टी। ये करंट की इक्वेशन हो गई। फोर्स की एफ इज इक्वल्स टू, पहले कांस्टेंट वाली टर्म लिख लेते हैं, डी डॉट वी प्लस इंटीग्रेशन वाली टर्म के डॉट वी डी टी, के डॉट वी डी टी एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। ये हो गई यहाँ पर। अब इसमें भी सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर लिखनी है, वेलोसिटी सबसे पहले यहाँ पर लिख, फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v यहाँ किससे रिप्लेस हो गया, वोल्टेज से। वेलोसिटी v को यहाँ किसकी जगह एनालॉगस क्यों है, उसका वोल्टेज है, ये dv बाय dt। तो वेलोसिटी और वोल्टेज को चेंज कर दिया। अब कोफिशिएंट डैम्पिंग वाला देखो, डैम्पिंग वाला कांस्टेंट के साथ है, तो यहाँ कांस्टेंट के साथ मतलब सिंगल के साथ कितना है, 1 बाय आर। तो ये किससे चेंज होगा, रेजिस्टेंस के अपोजिट से, किससे, 1 बाय आर से। इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, 1 बाय आर को कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे पहले 1 बाय सी था, यहाँ तो हमने कहा था कि इसे कर लो 1 बाय के कर लो, या फिर क्या चीज कहा था कि वहां क्या था, हमने 1 बाय के को सी से कर लिया था, लेकिन यहाँ डी है, यहाँ तो 1 बाय डी को आर से कंपेयर करो, या डी को 1 बाय आर का, और 1 बाय आर को क्या भी बोलते हैं, कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो इसे हम या तो रेजिस्टेंस का अपोजिट कहेंगे, यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, या तो 1 बाय आर बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। 1 बाय आर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी। तो या तो इसे 1 बाय आर लिखो, या 1 बाय रेजिस्टेंस कहो, या 1 बाय आर को हम क्या भी बोलते हैं, कंडक्टेंस भी बोलते हैं, तो जी भी हम इसे लिख सकते हैं। फिर आगे स्प्रिंग कोफिशिएंट वालों को कंपेयर करो। स्प्रिंग कोफिशिएंट किससे कंपेयर होगा, 1 बाय एल से। तो या तो स्प्रिंग कोफिशिएंट 1 बाय के, यहाँ पर इंडक्टेंस एल लिखो। अगर हमें इंडक्टेंस एल लिखना है तो स्प्रिंग कोफिशिएंट को 1 बाय के यहाँ पर करना पड़ेगा, या इंडक्टेंस का अपोजिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस के अपोजिट वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जैसे हम ससेप्टेंस बोलते हैं, इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। या 1 बाय के यहाँ कर दो और यहाँ बोल दो इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस का अपोजिट नहीं आएगा तो यहाँ तो इंडक्टेंस ही लिखो और यहाँ 1 बाय के लिखो। 4 टर्म क्या है, मास। नेक्स्ट टर्म है मास m। मास m को हम कितना लिख सकते हैं, कंपेयर करें तो कैपेसिटेंस c से, कैपेसिटेंस c। तो ये हमारे मास की टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। और कौन सी इसमें अगर टर्म बची है, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट अगर इसे यहाँ लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है हमारा x, डिस्प्लेसमेंट है x। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ
v इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, dx बाई dt है, तो ये x है ना, v इज इक्वल्स टू क्या है, dx बाई dt। यहाँ हमारे पास क्या है, v की जगह हमारे पे क्या है, वोल्टेज, v बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, v इज इक्वल्स टू होता है एंड डी फाई बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट और करंट वाले में इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स, करंट वाले में हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्लक्स। तो ये हमारी किसकी है, फोर्स करंट एनालॉजी। अगर हमें सेम जो पीछे हमने डायग्राम पढ़ा था, जैसे हमने फोर्स वोल्टेज का कहा और क्वेश्चन भी हमें ऐसा दिया कि हमें अपने डायग्राम को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल में और उसकी फोर्स वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। अगर अब कोई कहे कि फोर्स करंट एनालॉजी से उसकी इक्वेशन लिखो, तो अब रिप्लेसमेंट ऐसे होगा, चेंज क्या क्या इसमें आता है, मास पहले क्या था, इंडक्टर था, मास पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर कैपेसिटेंस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स क्यू था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, वहां वेलोसिटी v थी, v करंट से रिप्लेस हुई थी, या वेलोसिटी v वोल्टेज से रिप्लेस रहती है, फोर्स जहां टोटल आएगा वहां क्या आ जाएगा, करंट यहाँ आ जाएगा। डैम्पिंग कोफिशिएंट d, वहां r होता था, लेकिन यहाँ डैम्पिंग कोफिशिएंट d क्या है, 1/r, या फिर कंडक्टेंस g है। स्प्रिंग कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1/k, जो स्प्रिंग कोफिशिएंट दिया होगा उसे हमें रिप्लेस करना है किससे, इंडक्टेंस l से। तो ये चीज यहाँ पर हमें क्या करनी है, अब चेंज करनी है। तो इस वाले लेक्चर को हम इस टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट टॉपिक बचा होगा उसे हम कवर कर लेंगे। तो ये वाला लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।